जवान जब ट्रेंचेस खोद रहे थे और तैयारी कर रहे थे उस प्लेन इलाके में, तब पाकिस्तान आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक किया। ये पहली बार हुआ था कि दुश्मन ने इन्फेंट्री और टैंकों के साथ एक इन्फेंट्री बटालियन पे एक पूरी ब्रिगेड साइज फोर्स ने अटैक किया। पैदल सेना होकर के अपने आर्सियल गन से महज 25 मीटर से एक दुश्मन के टैंक को बर्बाद करना और उस टैंक के कमांडर को भागते हुए मारकर गिराना, ये हमारे जवानों की बहादुरी को दर्शाता है। बड़ा सक्सेस ये माना जाता है कि इसमें दुश्मन के 14 ऐसे चैफी टैंक हमने बर्बाद किए। ये पाकिस्तानी क्रूरता को दिया गया भारतीय सेना का पहला जवाब था। एक ऐसी भीषण लड़ाई जिसने शुरुआत से पहले ही 1971 युद्ध का रुख तय कर दिया था। एक ऐसी लड़ाई जो जमीन से लेकर आसमान तक लड़ी गई। एयर बैटल में दुश्मन के 2 सेबर जेट्स गिराए गए। एक ऐसी लड़ाई जिसने पाकिस्तान को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर कर दिया। Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. एक ऐसी लड़ाई जहां पकड़ा गया था पाकिस्तान का पहला युद्ध बंदी। ये दोनों हवाई जहाज तहस नहस हो गए और दोनों पाकिस्तानी पायलट जो थे उन्होंने इजेक्ट किया और फिर पैराशूट के जरिए आते हुए नीचे जमीन पे गिरे और उनको पकड़ लिया गया। ये लड़ाई थी गरीबपुर की। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। यूं तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच सियासी संघर्ष आजादी के बाद से ही चल रहा था, लेकिन 1971 आते आते एक ऐसा दौर आ गया था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान की सेना जुल्म के इंतहा करने लगी। बर्बर हत्याकांड, बलात्कार, इन सारी चीजों से बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे शरण लेने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी सेना को उतने पर भी चैन नहीं था। उसने भारतीय सीमा के अतिक्रमण में भी गुरेज नहीं किया। भारतीय सीमा के भीतर इन लोगों को मारने के लिए वो बमों का इस्तेमाल करती, लेकिन भारत को यह कतई मंजूर नहीं था और यह निर्णय लिया गया कि गरीबपुर के उस इलाके में पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान को उसकी हद में रहना सिखाया जाएगा। यूं तो 3 दिसंबर 1971 को लड़ाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन यह कहानी उससे 12 दिन पहले की है। ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग सेना के अत्याचारों से जान बचाने के लिए भारतीय जमीन पर शरण ले रहे थे, वो सीमा से लगते इलाकों में ही रह रहे थे। लिहाजा पाकिस्तान गरीबपुर का इस्तेमाल शरणार्थियों पर हमले के लिए करने लगा। वो इसी सीमा से आर्टिलरी शेलिंग भी करता और उसके विमान बम गिराते। पर शरणार्थियों के साथ साथ सरहदी इलाकों में बसे भारतीय गांवों को भी क्षति पहुंच रही थी। पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन वो अपने अहंकार में चूर था। इसीलिए जरूरत उसे उसी की भाषा में समझाने की थी। बांग्लादेशी शरणार्थी जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लाखों की तादाद में आ रहे थे, पाकिस्तानी सेना उनके ऊपर सेबर जेट और अपने आर्टिलरी गनों से हमारे इलाके तक भी हमला कर रहा था और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। लोगों की रक्षा के लिए हमारे देश ने यह संकल्प लिया कि हम बांग्लादेश में एक एक्शन को लेंगे और इसी के तहत हमारी यूनिट को गरीबपुर में डिफेंसेस अख्तियार करने का टास्क मिला। भारत की कोशिश ये थी कि जिस इलाके से पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, उस पूरे इलाके को ही कैप्चर कर लिया जाए। इसके साथ ही गरीबपुर इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये भारत से जेसोर पहुंचने वाले हाईवे के करीब स्थित था। आने वाले दिनों में पाकिस्तान से युद्ध निश्चित था और तब भारतीय सेना के लिए जेसोर पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता।
उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 14वीं बटालियन पश्चिम बंगाल चुनावों के कारण आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी पर थी और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में तैनात हो रही थी। युद्ध की परिस्थितियां बनी तो सरहद के नजदीक तैनाती हो गई। जनवरी 71 में पलटन को आईएएस ड्यूटी का टास्क मिला, जो कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन और काफ़ी चीज़ों के पॉलिटिकल से माहौल बहुत गर्म था। तो पलटन वेस्ट बंगाल में जगह जगह आईएएस ड्यूटीज़ के लिए डिप्लॉयड थी। गरीबपुर में पाकिस्तान की भी एक बटालियन ही थी, लेकिन समूचे क्षेत्र की तैनाती देखें तो पाकिस्तान एक अतिरिक्त बटालियन और टैंकों का स्क्वाड्रन भी रीइंफोर्समेंट के तौर पर बहुत तेजी से वहां पहुंचा सकता था। पाकिस्तान के खिलाफ अघोषित युद्ध की खामोश चढ़ाई के लिए 20-21 नवंबर की आधी रात का समय मुकर्रर किया गया। 14 पंजाब के साथ यहां 45 कैव की सी स्क्वाड्रन को लगाया गया, मेजर डीएस नारंग के नेतृत्व में। यानी पैदल सैनिक भी थे और टैंकों का समर्थन भी था। आगे बढ़ते हुए एक पेट्रोल पार्टी को आगे निकाल दिया गया ताकि दुश्मन की सही संख्या का अंदाजा लग सके, लेकिन दुर्भाग्य से उस गश्ती दल का आमना सामना पाकिस्तान की पेट्रोल पार्टी से हो गया। गोलियां चली और पाकिस्तान की पेट्रोल पार्टी पीछे की ओर हट गई, लेकिन जिस सरप्राइज की कोशिश हम कर रहे थे वो अब नहीं बची थी। कमांडिंग ऑफिसर ने निर्णय लिया कि अब अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ना होगा। 21 नवंबर को तड़के 3 बजे तक 14वीं पंजाब के सैनिक गरीबपुर में, चूंकि पाकिस्तानी फौज से आमना सामना किसी भी समय हो सकता था, लड़ाई की तैयारियां फौरन शुरू कर दी गई। डिफेंसेस तैयार किए जाने लगे। सैनिक तेजी से ट्रेंच खोद रहे थे। सामान्य भाषा में समझे तो ट्रेंच लड़ाई के लिए रक्षात्मक आड़ होती है। समतल इलाके में आड़ बनाने के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं। सैन्य भाषा में इन्हें ही ट्रेंच कहा जाता है। गरीबपुर की ये जो जंग है, इलाका ये मैदानी था। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश मैदानों का देश है और नदियां और नहरों से भरा हुआ है। नदियों और नहर के रहने की वजह से यहाँ पर धुंध जो है वो हमेशा सुबह में रहती है। 20 और 21 नवंबर की रात को वहां सर्दी का मौसम था। चूंकि पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों की भनक लग चुकी थी, इसीलिए जरूरी था यह भी पता लगाया जाए कि कहीं अतिरिक्त पाकिस्तानी फौज तो आगे नहीं बढ़ रही। ये पता लगाने के लिए एक पेट्रोल पार्टी को आगे भेजा गया। उस समय हमारी एक पेट्रोल को, जिसे कैप्टन गिल लीड कर रहे थे, और उसमें कैप्टन चतुर्वेदी जो 6 फील्ड के फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर, जो आरटी का नुमाइंदा इन्फेंट्री कॉलम के साथ होता है, वो उस पेट्रोलिंग में दुश्मन के आर्टिलरी पोजीशन की रेकी करने गए थे। उसी समय उन्हें दुश्मन के चैफी टैंक के स्क्वाड्रन की आवाज सुनाई दी। जैसे ही खबर ये हमारे को यूनिट में मिली तो हमारी यूनिट ने पूरे जोश और होश के साथ मोर्चे को संभाला। उस रोज कोहरा इतना घना था कि भारत की पेट्रोल पार्टी दुश्मन को नजर नहीं आई। भारतीय सैनिक टैंकों की तेज आवाज के पीछे अपने पदचाप को छिपाकर दुश्मन के आगे बढ़ने का बारीक ब्यौरा बटालियन को देते रहे। उसके अनुसार ही अलग अलग कंपनियों की तैनाती शुरू कर दी गई और टैंकों की पोजीशन तय की गई। कर्नल कमांडर मेजर डीएस नारंग साहब, तो उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि आप एरो हेड के अंदर पूरे स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया जाएगा। तो जिसके अंदर लेफ्ट के अंदर 4 ट्रूप 3 ट्रूप, सेंटर के अंदर 2nd ट्रूप और राइट के अंदर 1st और खुद स्क्वाड्रन कमांडर एंड ब्रिगेडियर बीएस मेहता साहब जो कि उन कैप्टन थे उस टाइम, तो वो लेफ्ट साइड में पोजीशन हमने इख्तियार कर लिया। 45 कैवलरी PT-76 टैंकों का इस्तेमाल करती थी। नदी नाले वाले इलाकों में इन टैंकों की बड़ी खूबियां थी। ये टैंक PT-76 टैंक है जो कि रेशा का बना हुआ है, और इस टैंक का खास बात है कि ये ज़मीन में भी और पानी में भी चल सकता है, जो कि 1971 का लड़ाई के दौरान जो बांग्लादेशी रिवर टेरेन में फौज को काफ़ी सक्षम लड़ाई लड़ने में मदद किया हुआ टैंक है।
दुश्मन इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि हमारी तेज रफ्तार तैनाती के बावजूद जब हमला शुरू हुआ, उस समय भारतीय सैनिक अपनी तैयारियों को अंतिम रूप ही दे रहे थे। इस टेरेन को अगर देखा जाए तो इसमें कवर कुछ भी नहीं शामिल था, बट हमारे ट्रूप्स ने जो अभी डिफेंसेस खोद ही रहे थे और उसी में उन्होंने दुश्मन के टैंकों का और इन्फेंट्री का मुकाबला किया। गहरा अंधेरा था, घना कोहरा था, हाड़ कपाती ठंड थी और 14वीं पंजाब की पोजीशन की तरफ 3 ओर से पाकिस्तानी सेना के टैंक और सैनिक बढ़ रहे थे। पेट्रोल पार्टी की जानकारियां बहुत सटीक थी, इसीलिए दुश्मन भले ही संख्या में हमसे ज्यादा था, हमारी जो तैनाती थी वो अव्वल थी। 14वीं पंजाब की कम से कम 3 कंपनियां ऐसी थीं जिन पर फ्रंटल अटैक हुआ था, यानी बिल्कुल सामने से आक्रमण हुआ था। दुश्मन पूरी ताकत अपनी झोंक चुका था और पाकिस्तानी टैंक 25 मीटर के दायरे में आ चुके थे। भारी गोलाबारी के कारण हमारी रिकॉइललेस गन के साथ तैनात सैनिकों को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा था, लेकिन क्रू लीडर हवलदार लेखराज ने अकेले दम पर अपनी आरसीएल गन से टैंक पर निशाना साधा। वैसे तो टैंक के सामने आरसीएल गन की ज्यादा हैसियत नहीं होती, लेकिन ये दम एक हिंदुस्तानी योद्धा का था। देखते ही देखते पाकिस्तान का वो टैंक आग के गोले में तब्दील हो गया। आरसीएल गन के सामने ये तो एक मैं कहूँगा कि बराबरी का मुकाबला नहीं था, पर हमारे सिपाहियों का जो जोश और जो मोराल था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था। मे बी ये एक कारण है कि हमने इसीलिए आरसीएल जैसे गन से भी एक ऐसे टैंक को मार गिराया। यही बैटल ऑफ गरीबपुर जिसमें इस रिकॉइललेस गन का इस्तेमाल हुआ था? जी मैम। तो ये कैसे इस्तेमाल होती थी वहाँ पर उस समय? लड़ाई के मैदान में मैम इसको ना मोबिलिटी देने के लिए जोंगा माउंटेड होती थी, तो इसका बखूबी उन्होंने 71 की लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया और दुश्मन का काफ़ी नुकसान किया था। ये जो मुकाबले में थी, सामने थे टैंक जी, तो मुकाबला बराबरी का था या हमारा जज्बा ज़्यादा था? हमारा जज्बा ज़्यादा था। हम अपनी डिफेंसेस की अभी तैयारी कर रहे थे कि दुश्मन के, जैसे हमारे कैप्टन जीएस गिल साहब ने वो खबर दी बटालियन को रात को 2:30 बजे कि भाई उनके चैफी टैंक्स पैदल सेना के साथ हमारी डिफेंसेस पर आ रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में आरसीएल प्लाटून के और 45 कैवलरी के जो हमारे पास T-76 टैंक्स थे, उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। उन्होंने बिल्कुल मतलब अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के बिल्कुल क्लोज जाकर 25 मीटर से उसको मतलब अचूक निशाने से एक ऐसा शॉट दिया कि उनके 2 जो कमांड टैंक और लीड टैंक दोनों बर्बाद हो गए। तो उनका मोराल एकदम से चला गया, उनकी पैदल सेना में भगदड़ मच गई। हौसलों में वैसे भी हिंदुस्तानी शूरवीरों का कोई मुकाबला ही नहीं। ये लड़ाई बहुत सीमित क्षेत्र में लड़ी जा रही थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जवान 50 से 60 मीटर के फासले पर थे। सूबेदार मलकियत सिंह जिस प्लाटून को कमांड कर रहे थे, उससे केवल 50 गज की दूरी से पाकिस्तानी टैंक और सैनिक आक्रमण कर रहे थे। दुश्मन ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा था, ग्रेनेड से हमला कर रहा था। पाकिस्तान के डिफेंसेस मजबूत थे क्योंकि इलाका उसका अपना था। सूबेदार मलकियत सिंह रेंगते हुए दुश्मन की ओर गए और 2 मशीन गनर्स को मौत के घाट उतार दिया। सूबेदार मलकियत सिंह जो है वो हमारे बटालियन के एक जूनियर लीडर थे, एक जूनियर साहिबान थे, जिन्हें जब टास्क मिला दुश्मन के खिलाफ इस मोर्चे में, उन्होंने अपने पराक्रम से पलटन को ये बताया कि हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है और दुश्मन के ऊपर वो टूट पड़े। उनके पर्सनल करेज और लीडरशिप से ही हमारे जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनको 1971 में भारतीय सेना के द्वारा तो महावीर चक्र दिया गया, साथ ही बंग सम्मान से भी शेख हसीना जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उनकी पत्नी को यह पुरस्कार पुरस्कृत किया। मुश्किलों का ऊंचा से ऊंचा पहाड़ शूरवीरों के आगे पौना पड़ जाता है और वहां तो हर सैनिक का हौसला पहाड़ के समान था। भीषण संग्राम जारी था।
भारत के PT-76 टैंकों के सामने पाकिस्तान के शाफी टैंकों का स्क्वाड्रन तैनात था। पहले ही अटैक में भारत ने 2 शाफी टैंकों को नष्ट कर दिया। हम आपको इन दोनों टैंकों का कंपैरिजन दिखाते हैं, इनकी तुलनात्मक ताकत बताते हैं। M24 शाफी टैंक पाकिस्तान में निर्मित थे। ये एक मेन बैटल टैंक था और उसका कवच यानी आर्मर बहुत मजबूत था। PT-76 एक एम्फीबियस टैंक था, यानी पानी पर चलने में सक्षम। इसी भूमिका के कारण ये टैंक हल्के होते थे। इनका आर्मर प्रोटेक्शन शाफी टैंकों जितना मजबूत नहीं होता था और इसमें लगे हथियार भी शाफी टैंकों से कमतर थे। एम्फीबियस टैंक का मतलब कि इसका वजन बाकी टैंकों के बनिस्बत थोड़ा कम है। क्योंकि ये एक एम्फीबियस टैंक है, ये छोटी छोटी नदियाँ पार करने में सक्षम है और साथ साथ जहाँ पे थोड़ी ज़मीन गीली है या दलदली एरिया है वहाँ से टैंक आराम से निकल सकता है। साथ ही साथ इसके पास एक 76.2 mm की गन थी। 45 कैवलरी के स्क्वाड्रन कमांडर थे मेजर DS नारंग। उन्होंने जिस फॉर्मेशन में टैंकों की तैनाती की थी वो हमारी स्थिति को अभेद्य बना रही थी। मेजर नारंग पूरी बहादुरी से टैंक के कपोला से खड़े होकर अपने साथियों को निर्देश दे रहे थे और उनके हौसले को बढ़ा रहे थे। मेजर DS नारंग एग्जाम्पल से लीड करते थे, आगे रहते थे और अपने साथ साथ अपनी पूरी स्क्वाड्रन को मोटिवेट करते थे हर काम करने में। DS नारंग साहब उस लड़ाई के अंदर जोश में आ गए और उन्होंने बोला कि मुझे फॉलोअप करो। तमाम आदमी उसको फॉलोअप करने के लिए स्क्वाड्रन एकदम एडवांस कर गया और मेजर साहब ने एडवांस में सबसे लीड किया। एक एक करके दुश्मन के टैंकों पर हमारे योद्धा निशाना साध रहे थे। हमारे एक टैंक ने आगे बढ़ते हुए ऐसी ही शाफी टैंक को हिट किया। गोला लगते ही एक पाकिस्तानी सैनिक भीतर से जान बचाकर बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगा। भारतीय सैनिकों ने देखा कि वो तो पाकिस्तान का ट्रूप लीडर था, उसे फौरन वहीं ढेर कर दिया गया। दोनों ओर के सारे टैंक इस मोर्चे पर भयंकर लड़ाई में उलझ गए। मेजर नारंग ने दुश्मन के 2 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। आमतौर पर युद्धभूमि में टैंकों की लड़ाई के दौरान टैंक के भीतर से ही निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना की परंपरा का निर्वाह करते हुए मेजर नारंग ने स्वयं की सुरक्षा की परवाह नहीं की। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहने के लिए और कोहरे के पार पाकिस्तानी टैंकों की स्थिति का बेहतर जायजा लेने के लिए जब वो बाहर की ओर खड़े थे, तभी अचानक उन्हें बर्स्ट आकर लगी। इसी दौरान जब उनके गनर ने एक टैंक को बर्बाद किया और वो ज़रा सा बाहर आए, उस टाइम पे एक मशीन गन का बर्स्ट उनकी छाती पे लगा और इसी कारण वो वीरगति को प्राप्त हुए। सटीक और घातक गोलाबारी से भारतीय टैंकों ने पाकिस्तानी सेना का आगे बढ़ पाना नामुमकिन कर दिया था। सुबह के लगभग 8:30 बजे होंगे जब कोहरा थोड़ा छंटने लगा, आसमान में सूरज नजर आने लगा था और तब दुश्मन की बर्बादी के सारे सबूत सामने बिखरे पड़े नजर आने लगे। हर तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी। शाफी टैंक ध्वस्त होकर वहां पर पड़े थे। 10 पाकिस्तानी टैंक पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। 3 टैंक ऐसे थे जो साबुत थे, यानी दुश्मन डर कर भाग गया था। लड़ाई के दौरान तो दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा, लेकिन लड़ाई के बाद कब्जे में लिए गए युद्धबंदियों से पता चला कि पाकिस्तान की समूची ब्रिगेड लड़ाई में लगी थी। महज 1 बटालियन और टैंकों की एक स्क्वाड्रन ने पाकिस्तानी ब्रिगेड के हमले को नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति पचा पाना मुमकिन नहीं हो रहा था। भारत ने साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया था कि हमारी इंच भर भूमि पर पाकिस्तान का अतिक्रमण हमें मंजूर नहीं है। लेकिन यह लड़ाई का अंत नहीं था।
पाकिस्तान शर्मिंदगी से बोझिल जरूर था, पर ये इलाका उसका था। वो अपनी पूरी ताकत झोंक कर इस हार को जीत में बदलना चाहता था। उसने जमीन से लेकर आसमान तक हर हथियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया। गरीबपुर की लड़ाई 1971 की पहली बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई ने यह बता दिया कि अगर युद्ध होता है तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। इस लड़ाई ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि भारतीय सेना उसका क्या हश्र करने वाली है। इस लड़ाई ने हमें भी यह समझा दिया कि पाकिस्तानी सेना को कैसे आंकें। पहला आक्रमण हुए चंद मिनट ही बीते थे कि पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भयानक गोलाबारी होने लगी। गरीबपुर के इलाके में घने जंगल भी थे और निर्माण वाला इलाका भी। दुश्मन इस बार पीछे की ओर से बहुत तेजी से बढ़ा था। इस लड़ाई में 20 नवंबर को जब हमारी बटालियन को 3 अलग अलग जगह पर डिप्लॉय होने का हुक्म मिला, तो हमारी बटालियन ने 3 अलग अलग जगह पर डिप्लॉयमेंट ली। 21 नवंबर की सुबह दुश्मन ने एक इनिशियली अटैक किया जो कि हमारी चार्ली कंपनी के ऊपर किया। उसके बाद मेन अटैक जो हमारे डेल्टा, ब्रावो और अल्फा कंपनी के ऊपर था, जिसमें दुश्मन के 3 आर्मर्ड स्क्वाड्रन और एक ब्रिगेड कंप्लीट था। जैसे ही दुश्मन को नजर आया कि उसके पहला हमला विफल हो गया है, तो दुश्मन ने दूसरा हमला जारी किया, जो कि सुबह फर्स्ट लाइट पे दुश्मन ने इस अटैक को किया था। इस दुश्मन के दूसरे हमले के दौरान उसने 2 प्रॉन्ग में अटैक किया। सबसे पहले अल्फा, ब्रावो, डेल्टा कंपनी के ऊपर, और एक प्रॉन्ग जो कि दुश्मन हमारे एरिया के डेप्थ में चार्ली कंपनी के ऊपर दुश्मन ने टैंकों के साथ अटैक किया। गोलाबारी तेज हुई तो पाकिस्तान के पैदल सैनिक भी अल्लाहू अकबर के नारे के साथ आगे की ओर चार्ज करने लगे। चौधरी पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर ने स्थिति की संजीदगी को समझा और आर्टिलरी से फायर करने के लिए कहा। यह बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि खतरा हमारे अपने सैनिकों पर भी होता। हमारी तोपों से गिरते हुए गोले किसी को भी लग सकते थे, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आगे बढ़ रहे थे, उनको रोकने का इसके अलावा तरीका नहीं था। उस समय हर किरदार का व्यक्ति सैनिक बनकर लड़ा था। इंजीनियर्स भी लड़े थे और बटालियन हेडक्वार्टर्स के बाकी लोग। गरीबपुर जो बैटल था, इसमें आपने एयरफोर्स, आर्मी और आरटी, आर्मी का आरटी, एयरफोर्स और आर्मी का आर्मर्ड और इन्फेंट्री, इस सब कंबाइंड आर्म्स का कंसेप्ट इसमें देखा गया। नजदीक तक आ रही आर्टिलरी फायर के बावजूद, तेजी से बेनेट के साथ आगे बढ़ते सैकड़ों दुश्मनों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अभूतपूर्व संयम और शौर्य दिखाया। पाकिस्तान का दूसरा आक्रमण भी विफल हो चुका था, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था। पाकिस्तान का आक्रमण लहर की तरह आता था, पर अलग अलग दिशा से। मुकाबला करने के लिए हमारी बस एक बटालियन और टैंक स्क्वाड्रन और पाकिस्तान के हजारों सैनिक। केवल 15 मिनट बाद तीसरा हमला पाकिस्तान ने पश्चिम की ओर से किया। बांस की घनी झाड़ियों और मिट्टी के घरों की आड़ लेते हुए पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़े थे, और फिर धुआंधार गोलियां चलाते हुए वो बटालियन से 100 कदम की दूरी पर पहुंच गए थे। 9:15 पर पाकिस्तान ने धावा बोल दिया। उनके टैंक काफ़ी हमारे नज़दीक पहुंच गए, तकरीबन 25 गज के ऊपर उनके टैंक पहुंच गए थे। उस टाइम फॉग बहुत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमारे जवानों ने, हौलदार लेखराज जी थे जो कि आरसीएल गन के ऊपर डटे हुए थे, पूरे हौसले के साथ डटे हुए थे। उन्होंने लीडिंग टैंक को हिट किया
जिससे पहले टैंक को बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद हमारी मोटर, आरटी और आर्मड के फायर से उनके एक के बाद एक सभी टैंक बर्बाद होते गए और दुश्मन को मजबूर कर दिया पीछे हटने के लिए। इस मोर्चे पर सैनिक छोटे हथियारों से भी माकूल जवाब दे रहे थे। हालांकि तभी दूसरी कंपनी के साथ तैनात एक टैंक भी मोर्चे पर आ गया और एक टीले के पीछे से दनदनाते हुए गोले दुश्मन पर दागने लगा। ये तीसरा आक्रमण लगभग सवा घंटे तक चला था, लेकिन इसके बाद भी एक एलएमजी पोजीशन से लगातार फायरिंग आती ही जा रही थी। उसे खामोश करने के लिए यह फैसला लिया गया कि एक टुकड़ी आगे की ओर बढ़ेगी। वो टुकड़ी कैप्टन मनकोटिया के नेतृत्व में आगे की ओर बढ़ी और उसने एलएमजी पोजीशन में गुत्थम गुत्था की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों को हराया, उस एलएमजी को कैप्चर किया और पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया। उस रोज पूरे दिन पाकिस्तान की ओर से हमले होते रहे। दुश्मन का तोपखाना गोले बरसाता रहा। पीछे हटते हटते भी वो इस बात की छटपटाहट नहीं भूल पा रहा था कि उसकी अपनी जमीन पर उसे शिकस्त दी गई। आने वाले युद्ध की आशंकाएं भी उसके हौसले को तोड़ रही थी। इस लड़ाई का एक बड़ा सक्सेस ये माना जाता है कि इसमें दुश्मन के 14 ऐसे चैफी टैंक हमने बर्बाद किए। मिलकर हमारे जो RCL गन डिटैचमेंट्स थी और 40 जो हमारी 45 कैवलरी की थी उनकी PT-76 टैंक्स थे और हम दोनों ने मिलके दुश्मन के 14 ऐसे टैंक बर्बाद किए। You still consider that you stand a fighting chance? Pakistan will stay. Yes, inshallah will stay. Okay. पर पाकिस्तान ने कोशिश करना अब भी बंद नहीं किया था। 22 नवंबर को सुबह लगभग 9:30 बजे आसमान लड़ाकू विमानों की आवाज से गूंज उठा। 4 पाकिस्तानी सेबर जेट्स भारतीय पोजीशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वो 2000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरते और फिर पूरी रफ्तार से 5000 फीट तक आते, जहां बमों को रिलीज करते। हवाई जहाज आपके 200 या 300 मीटर की ऊंचाई के ऊपर आपके ऊपर से गुजरता है और फिर वो एकदम अपने हवाई जहाज को ऊपर खींच के कोई 1 या 1.5 किलोमीटर की हाइट पे चला जाता है और वहाँ से वो डाइव करता है। भारतीय सैनिक बड़ी बहादुरी से अपने मशीन गन से मुकाबला करने की कोशिश करते रहे। एक टैंक ने तो विमानों पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन सभी लड़ाकू विमानों ने मिलकर उस पर बम बरसाए। 20 मिनट तक ये बमबारी चली। पाकिस्तान ने अपने सेबर जेट्स जो कि ढाका में थे, वहाँ से उनको कहा कि वो उनकी अपनी फ़ौज की मदद में आए और जब वो फ़ौज की मदद में आए तो उन्होंने हवाई हमले हमारे टैंकों के ऊपर और मुक्ति बाहिनी के जो जवान थे उन पे करना शुरू कर दिया। शुरू में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बुलाया, लेकिन उस वक़्त तक कोई 15 या 20 मिनट तक लड़ाई हो चुकी थी। इस बमबारी के बाद सेबर जेट लौट गए, लेकिन बस कुछ देर के दोपहर 2 बजे दुश्मन के 3 विमान फिर आसमान में नजर आए। अब तक भारतीय सैनिकों को सोचने का वक्त मिल गया। तोपखाने के बैटरी कमांडर ने दुश्मन की पोजीशन में स्मोक शॉट फायर करवाया। यह आइडिया काम कर गया। सेबर जेट्स को लगा कि यही भारतीय पोजीशन है और उन्होंने धोखे में अपने ही सैनिकों पर बमबारी कर दी। जब हमें ये पता लगा कि ये पाकिस्तानी F-86 जिनको सेबर्स कहते हैं, ये जेट्स हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये खबर हमें कलकत्ता में जहाँ के हमारा रडार स्टेशन था वहाँ पहुँची। लेकिन अब भी मुसीबत टली नहीं थी। दोपहर 2:45 पर दुश्मन के विमान फिर लौटे। वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, मानो इस बार सब कुछ ध्वस्त करके दम लेंगे।
लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी मौत खामोशी से उनके पीछे उड़ान भर रही। चंद पलों में बाजी पलटने वाली थी। भारतीय वायुसेना के 4 नैक विमान उनके ठीक पीछे थे। रडार ने उनको बताया कि ये सेबर्स तुम्हारे सामने 12 o'clock पोजीशन में है और कोई 3 किलोमीटर आगे हैं। और जैसे ही नेट्स ने उनको स्पॉट किया, उन्होंने देखा कि एक हवाई जहाज़ जो उनके लीडर का हवाई जहाज़ था वो हमला करके एकदम से ऊपर को उठा था और उनके बिल्कुल सामने आ गया था। अब जो लीडर था वो उस पोजीशन में नहीं था, वो ज़्यादा क्लोज था सेबर्स के कि उस पर फायर करता। तो उन्होंने अपने सब सेक्शन लीडर जो था उनको बोला, जो कि थोड़ी दूर में थे, कि आप इस पहला जो सेक्शन है सेबर्स का, इनको टैकल कीजिए। नैक विमानों ने 20 mm कैनन के राउंड सटीक निशाना लगाकर दागे। तीनों सेबर जेट से काला धुआं निकलने लगा और वो तेजी से गिरने लगे। 2 जेट से दूर से ही पैराशूट से कूदते पायलट नजर आ गए। तीसरा विमान लड़खड़ाता हुआ जेसोर की ओर भागा। जैसे उसने गिराया, उसने कॉल किया मर्डर 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 मर्डर। कहने का मतलब ये था कि मैंने उसको मार गिराया है। इतने देर में नंबर 4 जो नेट था वो नंबर 4 सेबर के पीछे लगा और उसको भी मार गिराया। केवल 3 मिनट में हमारे वायुवीरों ने दुश्मन के हौसले की हवा निकाल दी थी। उसके बाद उसने आसमानी आक्रमण के सारे प्लान से तौबा कर दी। उन 2 विमानों से जो पायलट कूदे थे वो मुक्ति वाहिनी के हत्थे चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से भारतीय सेना ने इनकी जान बचाकर इन्हें युद्धबंदी बनाया। ये 2 पायलट थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मेहदी कुरैशी और फ्लाइंग ऑफिसर खलील अहमद। ये 1971 युद्ध के पहले युद्धबंदी थे। परवेज कुरैशी 1.5 साल तक भारत की जेलों में रहे। हालांकि भारत ने हमेशा युद्धबंदियों के साथ जिनीवा कन्वेंशन के अनुसार ही सुलूक किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आगे चलकर यही परवेज कुरैशी पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने, यानी वायुसेना अध्यक्ष। हमारे नेट्स ने 2 सेबरों को मार गिराया और ये दोनों सेबर पायलट्स ने इजेक्ट किया अपने हवाई जहाज़ों से और हिंदुस्तानी टेरिटरी के अंदर में ज़मीन पे गिरे। इनको पकड़ा गया। इनमें से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहदी कुरैशी थे। उस वक्त वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे जबकि वो पकड़े गए, और लेकिन उसके कुछ सालों के बाद वो चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स बन गए। 22-23 नवंबर की दरमियानी रात पाकिस्तान ने बिना रुके बमबारी की, लेकिन अब तक भारतीय सैनिकों ने गरीबपुर में रक्षात्मक निर्माण पूरी तरह तैयार कर लिया। चूंकि युद्ध की आधिकारिक शुरुआत अभी भी नहीं हुई थी, 14वीं पंजाब को निर्देश थे कि वो गरीबपुर में ही रुके। हर ओर ध्वस्त शाफी टैंक पड़े थे। पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें पड़ी थीं, जिन्हें भारतीय सैन्य परंपरा के अनुसार दफन किया गया। हमारे पलटन के 1 जेसीओ और 29 सिपाहियों ने इस लड़ाई में अपने जान की आहुति दी और इसी तरह 45 कैवलरी और बाकी इमदादी दस्तों के भी फेटल कैजुअल्टीज इस लड़ाई में हुई। बट महत्वपूर्ण यह है कि दुश्मन ने 300 पाकिस्तानी सैनिक उस बैटल में मारे गए और कई प्रिजनर ऑफ वॉर लिए गए। चूंकि गरीबपुर की लड़ाई 1971 के युद्ध के आधिकारिक ऐलान से पहले ही लड़ी गई थी, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो कि सामान्य नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से भूचाल आ गया था लड़ाई के बाद, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वंदे मातरम। गरीबपुर की लड़ाई से पाकिस्तान में बौखलाहट थी। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी यह मुद्दा खूब गरमाने लगा था। भारत ने इस मुद्दे के जरिए यह दिखाया कि किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार हो रहा है।
किस तरह पाकिस्तान भारत की जमीन पर अतिक्रमण के प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान शिकायत लेकर सीधे संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया। Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. गरीबपुर की लड़ाई में खुद का हश्र देखकर जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यू थांट को भारत के खिलाफ शिकायत कर दी। दुश्मन के इलाके में इमरजेंसी ये दर्शाती है कि दुश्मन इस लड़ाई से घबरा गया और बांग्लादेश के लोगों को एक आस मिली कि भारतीय सेना उनका साथ नहीं छोड़ेगी और भारत उनके साथ हर समय खड़ा रहेगा। रणनीतिक स्तर पर इस लड़ाई ने पाकिस्तान को चौगाछा छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब युद्ध का ऐलान हुआ तब भारतीय सेना को जेसोर की ओर बढ़ने में काफी आसानी हुई थी। गरीबपुर की लड़ाई में कुल 300 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसमें 3 ऑफिसर्स शामिल थे। अंतिम आकलन के अनुसार 10 पाकिस्तानी टैंक इस लड़ाई में नष्ट हुए, 3 सही कंडीशन में बरामद हुए, यानी दुश्मन के पूरे स्क्वाड्रन का सफाया हो गया था। पाकिस्तान के 3 सेबर जेट भी लड़ाई में नष्ट हुए थे। 6 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। भारत ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी असलहे पर भी कब्जा किया। भारत के 28 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। 42 सैनिक इस लड़ाई में घायल हुए थे। इस लड़ाई के लिए भारतीय योद्धाओं को 40 शौर्य पुरस्कार दिए गए। भारतीय वायुसेना के तीनों नैक पायलट्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट R.A. नासी और M.A. गणपति और फ्लाइंग ऑफिसर D. लजारस को वीर चक्र से नवाजा गया। गरीबपुर की लड़ाई भारतीय शौर्य की कहानी है, संयुक्त प्रयास की कहानी है, हिंदुस्तान की कहानी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह, साथी अभिमन्यु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।